हेलो एवरीवन। क्लास 12 हिंदी कोर का ये देखिए चैप्टर 12 है। धर्मवीर भारती का है काले मेघा पानी दे। पहला प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? तो लड़कों की टोली था, उसको लोग मेढक मंडली बोलते थे, जबकि लड़कों की टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर बुलाती थी। इसका उत्तर देखिए, यहाँ पर उत्तर है, अनावृष्टि होने पर गांव के किशोर बच्चे टोली बनाकर गली गली घूमकर लोगों से पानी मांगते थे। जब उन पर लोग पानी डालते तब वे प्रसन्नतापूर्वक पानी से सराबोर होकर धूल मिट्टी में लोट पोट जाते थे। गांव के कुछ लोगों को लड़कों का नंग धड़ंग होकर कीचड़ में लथपथ होना बुरा लगता था। वे इसे गंवारपन और अंधविश्वास समझते थे, इसलिए उन्होंने लड़कों की ऐसी टोली को मेढक मंडली नाम दिया था। जबकि बच्चों का ऐसा मानना था कि वे इंद्र की सेना के सैनिक हैं और उसी के लिए वे लोगों से पानी का दान मांगते हैं, अतः वे स्वयं को इंद्र सेना के नाम से पुकारते थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न की ओर आइए। प्रश्न है, जीजी ने ठीक है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? तो इसका उत्तर होगा, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को निम्न तर्कों द्वारा सही ठहराया। देखिएगा कौन सा तर्क है। त्याग और दान की महत्ता, ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। जो चीज़ अपने पास भी कम हो और अपनी आवश्यकता को भूल कर वह चीज़ दूसरों को दान कर देना ही त्याग है। कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, अतः देवता से भी कुछ मांगने से पहले उन्हें कुछ दान भी करना पड़ता है। इसके बाद है कि इंद्रदेव को जल का अर्घ चढ़ाना, इंद्र सेना पर पानी फेंकना पानी की बर्बादी नहीं बल्कि इंद्रदेव को जल का अर्घ चढ़ाना है ताकि वे प्रसन्न होकर धरती को तृप्त करें। इसके बाद अगला पॉइंट है पानी की बुवाई करना। जिस प्रकार किसान फसल उगाने के लिए जमीन पर अपने सबसे अच्छे बीजों का दान कर बुवाई करता है, वैसे ही पानी वाले बादलों की फसल पाने के लिए इंद्र सेना पर पानी डालकर पानी की बुवाई की जाती है। इसके बाद आइए तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पानी दे गुड़धानी दे। ये जो पंक्ति है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? तो इसका उत्तर होगा, गुड़धानी अनाज और गुड़ के मिश्रण को कहते हैं। यहाँ पर गुड़धानी से तात्पर्य अच्छी फसल से है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, इस कारण जब अच्छी वर्षा होगी तभी अच्छी फसल भी होगी, इसलिए पानी के साथ गुड़धानी की मांग की जा रही है। यहाँ गुड़धानी प्रसन्नता और खुशहाली का प्रतीक भी है। इसके बाद आइए चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गगरी फूटी बैल पियासा। ये जो पंक्ति है, गगरी फूटी बैल पियासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? तो इसका उत्तर देखिए। उत्तर है, बैल हमारी कृषि संस्कृति का अविभाजित हिस्सा है, या यूँ कहे बैल भारतीय कृषि संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। किसान बैलों से ही खेतों को जोतकर अन्न उपजाते हैं। उनके प्यासे रहने पर कृषि प्रभावित होती है, इसलिए गगरी फूटी बैल पियासा इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात कृषि के संदर्भ में मुखरित हुई है।
जब वे तृप्त होंगे तभी खेतों में किसानों की मेहनत को बल मिलेगा और धरती फसलों से संपन्न होगी। आइए 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है इंद्रसेना। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? इसका उत्तर होगा भारतीय समाज संस्कृति में गंगा सबसे पूजनीय नदी है और जल का आदिम स्रोत है, जिसका भारतीय इतिहास में धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है। वह भारतीयों के लिए केवल एक नदी नहीं अपितु माँ है। उसमें पानी नहीं अपितु अमृत तुल्य जल बहता है। भारतीय संस्कृति में नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं फली फूली हैं। बड़े बड़े नगर, तीर्थ स्थान नदियों के किनारे ही स्थित है। ऐसे परिवेश में भारतवासी सबसे पहले गंगा मैया की जय ही बोलेंगे और इसलिए ही इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय ही बोलती है। उसके बाद आइए 6ठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा लेखक को जीजी लेखक से अनगिनत ऐसे धार्मिक कार्य एवं आयोजन करवाती थी जिसे वह स्वयं अंधविश्वास मानता था, परंतु अपनी जीजी से अगाध प्रेम होने के कारण वह सभी कार्यों को बिना किसी तर्क के पूरा कर देता था। यहाँ तक कि इंद्रसेना पर पानी न फेंकने वाले उसके अपने तर्क जीजी के तर्कों के आगे हार गए। इसका कारण भी जीजी से उसका भावनात्मक लगाव ही था। न चाहते हुए भी आदर, सम्मान और प्रेम की भावना के कारण लेखक को विवश होकर जीजी की बात माननी ही पड़ती थी। अतः हम कह सकते हैं कि रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। इसके बाद आइए आगे है पाठ के आसपास से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या आपके स्मृति कोश में ऐसा कोई अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाजोपयोगी रचनात्मक कार्य किया हो? उल्लेख करें। तो इसका उत्तर देखिए, उत्तर इस प्रकार से है इंद्रसेना सही मायनों में आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत बन सकती है, क्योंकि किसी भी सामाजिक समस्या को यदि सुलझाना हो तो उसके लिए सामूहिक प्रयास ही आवश्यक होता है और यही प्रयास इंद्रसेना द्वारा भी किया जाता था। यद्यपि उन्हें गांव वालों की आलोचना का भी सामना करना पड़ता था, फिर भी वे साहस नहीं छोड़ते थे। सामूहिक शक्ति से हम किसी भी आंदोलन को सफल बना सकते हैं, जैसे पर्यावरण संबंधी चिपको आंदोलन अथवा महात्मा गांधी जी के सभी आंदोलन इसी सामूहिक प्रयास से ही सफल हुए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देखिए तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत्र, बैसाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर आषाढ़ का चढ़ना उनमें उल्लास क्यों भर देता है? इसका उत्तर देखिए, उत्तर इस प्रकार से होगा आषाढ़ का महीना वर्षा ऋतु का प्रतीक माना जाता है। यह महीना किसानों में अच्छी एवं नई फसल की आशा जगाता है। इसी महीने में अधिकतम वर्षा भी होती है। इस कारण आषाढ़ शुरू होते ही किसानों में वर्षा की आशा, अच्छी फसल की उम्मीद और उल्लास बढ़ने लगता है। वे नई उम्मीद से जुताई बुवाई के कार्य में लग जाते हैं।
इस कारण आषाढ़ का महीना वर्षा ऋतु का प्रतीक मानकर उसका उल्लास भरा महीना माना जाता है। अब आइए तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पाठ के संदर्भ में इसी पुस्तक में दी गई निराला की कविता बादल राग पर विचार कीजिए और बताइए कि आपके जीवन में बादलों की क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर होगा, कवि निराला की कविता बादल राग में बादलों को क्रांति के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। बादल शोषित वर्ग को शोषकों द्वारा मुक्त कर उन्हें उनका अधिकार दिलाता है, उन्हें जागृत करता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में बादल अहम भूमिका निभाते हैं। बादल न केवल प्यासी धरती की प्यास बुझाते हैं बल्कि नव सृजन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकृति और मनुष्य दोनों ही इन पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद आइए चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, त्याग तो वह होता है उसी का फल मिलता है। ये जो पंक्ति है, त्याग तो वह होता है उसी का फल मिलता है, अपने जीवन के किसी प्रसंग से इस सूक्ति की सार्थकता समझाइए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, त्याग तो वह होता है उसी का फल मिलता है। यह कथन उचित है कि त्याग सदा दूसरों के हितार्थ किया जाता है। त्याग का संबंध दान से है, इसमें स्वार्थ की अपेक्षा दूसरों के हित का भाव रहता है, लेकिन त्याग करने से उसका फल हमें भी अर्थात त्याग करने वाले को भी अवश्य मिलता है। कुछ लोग पियाव लगाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं तथा गरीबों की सहायता दिल खोल कर करते हैं। इस तरह के त्याग से उनका नाम यश फैलता है तथा कभी उन पर जरा सी आपदा आने पर अनेक लोग सहानुभूति सहायता करने के लिए आगे आ जाते हैं। इसके बाद आइए पांचवें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पानी का संकट। ये जो पॉइंट है, पानी का संकट वर्तमान स्थिति में भी बहुत गहराया हुआ है। इसी तरह के पर्यावरण से संबंध अन्य संकटों के बारे में लिखिए। जिसका उत्तर होगा, पर्यावरण से संबंध अन्य संकट निम्न है। मौसम में बदलाव, भूमि का बंजर होना, अतिवृष्टि होना, वायु प्रदूषण की अधिकता, तापमान में वृद्धि इत्यादि है पानी का संकट। इसके बाद आइए छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आपकी दादी नानी किस तरह के विश्वासों की बात करती है? ऐसी स्थिति में उनके प्रति आपका रवैया क्या होता है, लिखिए। जिसका उत्तर होगा, हमारी दादी नानी अनेक प्रकार के व्रत, उपवास, त्यौहार, धार्मिक अनुष्ठान आदि में गहरी आस्था रखती हैं। उनकी इस आस्था से हम सभी प्रभावित होते हैं। हम उनकी कुछ आस्थाओं, बिल्ली का रास्ता काटना, निकलते समय छींक आना, आँख का फड़कना, पशुओं का रोना आदि को अंधविश्वास भी मानते हैं, परंतु फिर भी उनका विरोध नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि इसका कारण उनकी अशिक्षा और पुराने ख्यालों का होना है। हमारे विरोध से उन्हें दुख पहुंचेगा और साथ ही पारिवारिक शांति भी भंग होगी, और वैसे भी वे जो कुछ भी इन आस्थाओं के वशीभूत होकर करती है उसके पीछे उनका उद्देश्य तो पारिवारिक भला ही होता है। इसलिए हम उनकी बातों को बिना कोई तर्क दिए मान लेते हैं। हम उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहते। इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको यह प्रश्न उत्तर कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।